गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में आपसे भारतीय इतिहास को डिटेल से जानेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार के किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए हैं। और ये बिहार के कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ साफ शब्द में देख सकते हैं वो सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, वही प्रश्नों को आपके सामने रिवीजन कराया जा रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने में दिया गया है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल जो काली बैगन है वो किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा राजस्थान में ये क्षेत्र मिला है काली बैंगन, और ये बीपीएससी में पूछा हुआ और आपके सामने दिख रहा होगा कि किस एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ में बढ़ेंगे लोग। मानव जीवाश्म का भारत में कहां से इसका प्रमाण मिला है। मानव जीवाश्म तो आपको पता होगा कि भारत के बीचों बीच में है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, और उसी के नीचे से निकलती है एक नर्मदा नदी जो जाके यहाँ पर अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। इसी नर्मदा नदी के पास में जो है मानव जीवाश्म का साक्ष्य मिला, यानी नर्मदा नदी के घाटी के पास में मानव का प्रमाण यानी साक्ष्य सबूत मिला है। अगला है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो आपको पता है कि जो प्राचीन इतिहास है उसको अलग अलग भागों में बांट के पढ़ा जाता है, जिसमें एक काल को बोला जाता है पाषाण युग, यानी पत्थर का काल। पत्थर के काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जिसमें सबसे पुराना जो काल है, जो भारत की सबसे पुरानी संस्कृति भी कही जा सकती है या दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति भी कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा पूरा पाषाण संस्कृति हो जाएगा। अगला है कि भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला का प्रमाण जो है कहां से मिला है। शैल चित्रकला मतलब होता है कि पत्थर पर चित्रकारी की गई थी, तो ये खासकर गुफाओं के अंदर मिला हुआ। कौन सी गुफा है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा है। कौन सी गुफा है, मध्य प्रदेश के अंदर में भीमबेटका की गुफाएं जो मिली है, उन गुफाओं पर शैल चित्रकला यानी कि पत्थर पर चित्रकारी की गई थी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यहां पर देखेंगे, प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है। मनके मतलब होता है घड़ा, ये कहां से मिलता है तो याद रखिएगा ये पाटने से प्राप्त हुआ। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका जो है बिहार में क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएस में 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ, याद रखिएगा। अगला है कि चिरांद पुरातात्विक जो स्थल है ये कौन से युग का है और ये कहाँ है। दोनों चीज आप याद रखिएगा। पहली बात, जो चिरांद जो है ये छपरा में है, यानी बिहार के छपरा सारण जिला जो है वहां पर है, और ये नौ पाषाणिक संस्कृति के लिए फेमस जगह है, यानी यहाँ पर नौ पाषाणिक संस्कृति के औजार यानी हथियार वगैरह मिले हुए हैं, याद रखिएगा। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो क्या कहलाता है, यानी कि खेती की जो शुरुआत हुई थी, तो याद रखना नौ पाषाण काल से खेती की शुरुआत हुई थी, और उसी समय लोग जो है स्थायी रूप से रहना शुरू कर चुके थे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो याद रखना आग का जो आविष्कार हुआ था ये मध्य पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन आग का प्रयोग करना मानव ने शुरू कर दिया था नौ पाषाण काल में। आविष्कार पहले हो चुका था, यानी लोग जानते थे, लेकिन उसका प्रयोग करना, यूज करना शुरू किए थे नौ पाषाण काल में। उसी तरह खेती जो है, कृषि जो है, ये प्रयोग होना शुरू हो गया, यानी खेती करना शुरू हो गया किस काल में, तो याद रखना नौ पाषाण काल में शुरू हो गया था। उसके बाद लिखा है दमदमा। दमदमा जो स्थल है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा दमदमा जो है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर दमदमा से मानव की हड्डियां मिली है, खेती के साक्ष्य मिले हैं, दोनों चीज यहाँ से प्राप्त हुए। अगला है कैल्कोलिथिक युग, यानी कैल्कोलिथिक जो है ये किस युग को कहा जाता है, तो याद रखना ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था, तो याद रखना पहला जो पशु बना था पालतू पशु वो बना था कुत्ता, यानी डॉग को बनाया गया। तो ये बिहार बीपीएससी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2012 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, तो नियो मतलब नया यानी नौ पाषाण काल, और यहां पर था कैल्को। कैल्को मतलब कि मान के चलो कैल्को को आप याद कर सकते हैं काले कलर का, तो कॉपर जो तांबा होता है ना वो काला होता है, हालांकि तांबा पीले कलर का होता है आप जानते होंगे, लेकिन जंग पकड़ लेगा तो काले कलर का ही तांबा आपको दिखेगा, याद रखिएगा। तो कैल्कोलिथिक युग ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, यानी कैल्को से कॉपर याद रखना, कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं तांबा को, और नियोलिथिक से याद रखना कि नौ पाषाण काल से संबंधित है। अगला है आपका पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता था, तो पाषाण काल में गड़ासा जो होता है, अभी जिसको दाब दबीला जो भी आप बोलते होंगे अपने लोकल भाषा में, तो गड़ासा का उपयोग किया जाता था काटने के लिए किसी भी वस्तु को। अब आएंगे सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, देखते हैं ध्यानपूर्वक। पहला जो लिखा गया है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो नगर है लोथल है। क्यों प्रमुख नगर है, क्योंकि ये बंदरगाह था
और ये गुजरात का क्षेत्र था। लोथल भोगवा नदी किनारे का स्थल है, यहीं से व्यापार होता था, चाहे ओमान में हो, मेसोपोटामिया में हो या इराक ईरान में हो, अनेक जगहों पर जो है इससे व्यापार यहीं से हुआ करता था। इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो आपको पता है कि पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। कहाँ पे थे? याद रखिएगा पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन जो है कब किया गया था? तो पहली बात कि हड़प्पा का उत्खनन जो है ये किए थे दयाराम सैनी ने। पहला ही जगह जो मिला हुआ था हड़प्पा जगह मिला था, और 1921 में इसकी खोज यानी इसकी उत्खनन की गई थी। दूसरा है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें कौन कौन से उपकरण जो है निर्मित थे, तो क्या क्या धातु मिले हैं? तो याद रखिएगा, तांबा मिला है और कॉपर मिला है और टीन भी मिला है, क्योंकि तांबा यानी कॉपर और टीना मिला दीजिएगा, कॉपर और टीना मिला दीजिएगा तो क्या बन जाता है? कांसा बनता है। कांसा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल आप देखे होंगे ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल देखे होंगे कि नहीं होंगे? तो जो ब्रॉन्ज होता है उसी को हिंदी में कांसा बोलते हैं, और ये कॉपर और टीना दोनों से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में कॉपर के भी बारे में जानकारी थी उन लोगों को और टीना के बारे में भी जानकारी थी, तभी तो कॉपर और टीना मिला के इन्होंने एक नई धातु बना दिया, कांसा। और कभी कभी हड़प्पा सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा इसी समय यूज होना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार डैश वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। यानी ऐसा कहा गया है, आईआईटी खड़गपुर कह रहा है कि 900 वर्षों तक वहां बारिश ही नहीं हो रहा था, इसीलिए पूरी तरह से ये सभ्यता नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। अगला लिखा है कि सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि दुनिया का पहला ये क्या था? नगर नियोजन वाला व्यवस्था था, यानी कि दुनिया का पहला शहर था ये दुनिया का, क्योंकि शुरुआत में जो दुनिया बन रही थी गांव से शहर बनता, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेवलप था। जब पूरी दुनिया सभ्यता ठीक से बसी भी नहीं थी तब ये नगर वहां पर व्यवस्था चल रही थी, यानी शहर की तरह वो पूरी तरह से व्यवस्थित था। कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, एक पूछेगा कि दुनिया का पहला नगर नियोजन वाली सभ्यता कौन सी है? तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता। और उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि दुनिया का पहली सभ्यता कौन सी थी? तो पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। अगला है कि सिंधु सभ्यता की प्रकृति क्या थी? तो यहाँ पर शहर थी यानी नगर था। वो हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा, टेराकोटा मतलब कि पकी हुई जो मिट्टी होता है ना उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो हल मिला है मिट्टी का बना हुआ, यानी मूर्ति टाइप का बना हुआ हल। ये कहां से मिला था? याद रखना बनावली से मिला है। तो बनावली से हल को बनाया गया है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, याद रखिएगा। और ये 60 से 62 बीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि हड़प्पा का जो उत्खनन किए थे दयाराम सैनी किए थे 1921 में, और मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन किए थे तो ये याद रखना रखाल दास बनर्जी ने किया था। आरडी बनर्जी, जिसको रखाल दास बनर्जी कहा जाता है, ये 1922 में किए थे। अच्छा, दोनों को याद करने का ट्रिक क्या होता है? हड़प्पा से याद रखना हद में रहना चाहिए, या हद पार नहीं करनी चाहिए। ह से हड़प्पा, द से दयाराम सैनी ने इसकी खोज किया था, 1921 में किया था। और ये कौन सी नदी किनारे? इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, हर हर महादेव, आप जानते हो ना, हर हर। तो ह से हड़प्पा, र से रावी नदी किनारे है, याद रखिएगा हड़प्पा जो है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो जो है किसने इसका खोज किया, कब किया और कौन सी नदी किनारे है, तो इसके याद रखना मन रख। मन क्या है? रख लेना है। तो मन आप रख लीजिए, मेरा भी मन रख लीजिएगा, और चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी मन रखना जरूरी है आप लोग। तो याद रखना मन रख से याद रखना मोहनजोदड़ो, और रख से रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, 1922 में किया था। और जो मन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध। तो शुद्ध से याद रखना सिंधु नदी किनारे है, याद रखिए कौन? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे स्थल है, याद रखिएगा। तो मन शुद्ध होना चाहिए और मन रखना चाहिए, याद रखिएगा। तो आपने भी मन शुद्ध करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बच्चों के पास में शेयर जरूर कर देना। अगला लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा तात्विक स्थल जो है लोथल। तो लोथल किस नदी किनारे है? तो याद रखना जो भी लोग लोथ होता है, लोथ ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको माइंड नहीं करना है। तो लोथ क्या होता है? लोथ जो है भोग रहे हैं, लोथ क्या रहे? भोग रहे। दर्रे पर नहीं बोलते कि अपने जगह बैठा हुआ भोग रहा है ये। तो लोथल से याद रखना भोगवा। कौन सी नदी किनारे है? लोथल, भोगवा। और लोथल ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात का ये बंदरगाह था। अगला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहां से मिला है? तो देखो जल जो है धौलावीरा में, धौलावीरा से क्या है कि
अच्छी जल निकासी व्यवस्था थी, यानी जल की बेहतर व्यवस्था कहाँ से थी? धौलावीरा से थी। अगला है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्य तो उपयोग हुआ है, किस कलर का मिट्टी के बर्तन थे? तो लाल यानी रेड कलर के जो है मिट्टी के बर्तन थे, याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है, क्या आती है भाई साहब? आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जो भी प्रमाण मिले हैं तो इतिहास के तो प्रमाण है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी आधा अधूरा है, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला है सिंधु घाटी के लोग जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, याद रखिएगा। क्योंकि ये शिकार भी करते थे तो जाहिर सी बात है मांसाहारी थी, और फसलों का भी उत्पादन करते थे तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, जैसे आज के युग में ज्यादातर लोग हैं। अगला है कि चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है जो कि स्थित है कहाँ है? तो सिंध में स्थित है, याद रखिएगा। ये कहाँ है? चनहुदड़ो जो है सिंध में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है कि संधौ सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है। स्नानागार मतलब कि जो बहुत बड़ा तालाब टाइप का था, पूरे सुव्यवस्थित ढंग से बना था, जैसे कह सकते हो कि स्विमिंग पूल की तरह था। ये मोहनजोदड़ो में, और ये काफी बड़ी है, लगभग 11 मीटर इसकी लंबाई है, उसके अलावा जो है 2.5 मीटर इसकी गहराई है, और लगभग 4 से 5 मीटर जो इसकी चौड़ाई है, तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। 11 मीटर से ज्यादा इसकी लंबी जो है ये स्नानागार है, बहुत बड़ी स्विमिंग पूल है। तो ये बनी हुई थी कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में बनी हुई थी, याद रखिएगा। सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार यहीं पर था, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की जो लेखन थी, जो लिपि थी, वो किस तरफ से किस तरफ लिखे जाते थे? याद रखिएगा, दाहिने से बाएं, यानी इस साइड से, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना राइट टू लेफ्ट, तो दाहिने से बाएं की तरफ लिखा गया था सिंधु सभ्यता की जितनी भी लिपि वगैरह थी। अभी मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जो जलाशय का जो प्रमाण मिले हैं वो धौलावीरा से मिला है, याद रखिएगा। सूती जो वस्त्र है, सूती वस्त्र कहा जाता है कि भारत ने ही सूती वस्त्र का सबसे पहले शुरुआत किया था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रमाण मिलता है कि सूती वस्त्र का साक्ष्य जो है कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखिएगा। अगला है कि हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो किसकी नहीं जानते थे? लोहा के बारे में इनको नहीं पता था। देखो, तांबा जानते थे, याद रखिएगा, तांबा जानते थे, टीना जानते थे, और दोनों को मिला के कांसा बना देते थे। तो ये 3 धातु को जानते थे, लेकिन लोहा उन्हें नहीं पता था, याद रखिएगा। अगला है कि हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखे थे, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया जो है इराक ईरान की सभ्यता थी, और ये जो सभ्यता है दजला फुरात नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे? दजला फुरात जो नदी है, यहां देखोगे तो लिखा भी है मेसोपोटामिया जो है दजला फुरात नदी के पास की स्थल था मेसोपोटामिया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे थी, उसी तरह मेसोपोटामिया दजला फुरात नदी के किनारे में थी। यहां अगला देखेंगे जोते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है, जोता हुआ खेत, याद रखना कालीबंगन से, जोते हुए खेत की प्रमाण जो मिली है कालीबंगन से, याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर जो मुहर जो है वो सेल खड़ी से बने हुए। सेल खड़ी एक बारीक पत्थर है, उसी से बनाया जाता है, उसमें गोंद वगैरह मिलाकर। तो जितने भी मुहर वगैरह मिले हैं वो सेल खड़ी से बने हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेसोपोटामिया वाला आपको बता ही दिया कि दजला फुरात नदी के किनारे में है। उसके अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है गुजरात में, वो है लोथल, याद रखिएगा। अगला हड़प्पा स्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया कि आपको हर हर याद रखना, रावी नदी के तट पे पास में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी? पशुपति शिव जो है उनकी पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जिन धातु का प्रयोग किया जाता था वो धातु कौन सी थी? तो अभी मैंने बताया कि वो धातु थी कांसा, तांबा और टीना मिलकर बनाया जाता था। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा आपको पता है कि ये पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। अगला है कि हड़प्पा के जो औजार और हथियार थे वो तांबा, टीना और कांसा इसी से बनेंगे, क्योंकि यही 3 धातु उनको खोज की गई थी, यह पता था। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया, ऊपर में ही बता दिया हूँ। सिंधौ स्थल जो है, यानी सिंधु का जो स्थल है जो पंजाब में है, पंजाब में, वो हड़प्पा है, रहमान डेरी है, सरायखेला है और जलीलपुर है। ये सब हड़प्पा स्थल है जो पंजाब के आसपास में मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंकाल वगैरह मिले थे, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के स्थल जो है सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी किसकी खेती के लिए? गेहूं और जौ दोनों की खेती के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिए। कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो 7000 ईसा पूर्व हुआ था, और एनसीईआरटी कहता है कि 8000 साल पहले, याद रखना 8000 साल पहले जो है खेती हुई थी सबसे पहले मेहरगढ़ में। कहा? मेहरगढ़ कहाँ है? तो कहना कि पाकिस्तान में है। कहाँ भैया? तो कहना कि पाकिस्तान में है, सुलेमान और कृतर पहाड़ियों के बीच में। सुलेमान और कृतर पहाड़ियों के बीच में ये हो गया। यहाँ इस साइड में आपको पता है कि पाकिस्तान है, यहाँ है सुलेमान, ऊपर में सुलेमान
गंगानगर, नीचे कृथर है, इसके बीच में है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। और यहीं पर सबसे पहले खेती की गई थी, याद रखना। अगला है वैदिक सभ्यता को देखते हैं क्या पूछा हुआ इससे। वेद में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद। आपको पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चारों में सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है। और पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ जो होते हैं वो 4 होते हैं, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किससे लिया गया? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है, गायत्री मंत्र। और यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन जो है ये भी ऋग्वेद में ही, याद रखना। यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ होता है उसके लिए जो पुरोहितों का वर्णन है, पुरोहित मतलब होता है पंडित, ये ऋग्वेद में ही चर्चा दिया गया। वेदों की संख्या कितनी है? 4, अभी बताया मैंने। त्रयी का अभिप्राय क्या होता है? त्रयी मतलब होता है कि 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। एक्चुअली में क्या हुआ था कि अथर्ववेद जो है ना, चौथा जो वेद है वो उसको बाद में जोड़ा गया था, इसीलिए मुख्य रूप से 3 वेद ही बताया जाता है। अगला है कि प्रसिद्ध जो दशराज युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच में, वो किस नदी किनारे हुआ था? तो याद रखना ये परूसनी नदी किनारे हुआ था। अच्छा, परूसनी जो है ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी नाम क्या होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि परूसनी को कौन सी नदी अभी वर्तमान में कहा जाता है। अगला है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो सोम देवता से संबंधित है और इसके साथ साथ पेय पदार्थ से संबंधित है, याद रखिएगा। भूगज कोई जो अभिलेख है एक्चुअली में दुनिया के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक माना जाता है, जो कि एशिया माइनर यानी तुर्की से प्राप्त हुआ है। और ये अभिलेख में देवी देवताओं का भी वर्णन किया गया। किसमें? भूगज कोई अभिलेख में। अछूत की अवधारणा जो है धर्मशास्त्रों के समय से है, अछूत की अवधारणा वगैरह जो छुआछूत होता है। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो कौन सा है? यानी इस वेद में, यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, अथर्ववेद में शिल्प कला और हथियार चलाने के बारे में बताया गया है, ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन है, याद रखिएगा। वैदिक देवता नहीं थे, कार्तिकेय जो थे ये वैदिक देवता नहीं थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की के बारे में बताता हो तो वो यजुर्वेद बताएगा, क्योंकि यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान, सामवेद संगीत के बारे में, अथर्ववेद शिल्प कला और युद्ध के बारे में बताता है, और ये जो ऋग्वेद है वो मंत्रों के उच्चारण के बारे में बताता है। गायत्री मंत्र जो है वो की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था, याद रखिए गायत्री मंत्र के। संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष। भारत प्राचीन भारत में पागलपन था। क्या पागलपन था? तो भाई से तो सॉरी पालागल था, सॉरी पागलपन में कह रहा हूं, सॉरी। प्राचीन भारत में पालागल था। पालागल एक संदेश वाहक था जो कि संदेशों को इधर उधर पहुंचाने का काम करता था। यज्ञ की देख रेख कौन करता है? तो ब्रह्मा जो है यज्ञों की देख रेख किया करते थे, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते जो है ये जो 108 उपनिषद है उनमें से एक उपनिषद था जिसका नाम था मुंडकोपनिषद। इसी से एक शब्द लिया गया सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही हमेशा क्या होती है? जीत होती है। अगला है मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। कितने दिन लड़ी गई थी? तो याद रखना 18 दिन तक लड़ी गई थी। अच्छा, महाभारत को जो जय संहिता भी कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम जो है महाभारत का जय संहिता, याद रखिएगा। ऋग्वेद में अघन्या किसे कहा गया? गाय को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका वध नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में गाय को पवित्र माना गया और इसका वध नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अघन्या कहा गया है। जादुई माया और वशीकरण जो है ये बोले अभी कि जादू टोना, माया, शिल्प कला, ये सब चीज जो है अथर्ववेद से लिया गया है, याद रखिएगा। जादू टोना वगैरह जो है ये सब अथर्ववेद में था। वेदों का सही कालानुक्रम जो है वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसे जो है वेद का निर्माण हुआ, यह वेदों की रचना की गई थी, याद रखना। उपनिषदों की संख्या 108 होती है, जस्ट अभी मैंने बताया आपको। तोलकापियम जो ग्रंथ है ये व्याकरण से संबंधित और ये साउथ इंडिया के व्याकरण संबंधित, याद रखना। तमिल का व्याकरण भी कहा जाता है तोलकापियम को, याद रखिएगा। तमिल ग्रंथ का तमिल के जो ग्रंथ है उसके व्याकरण के रूप में जाना जाता है। तो तोलकापियम क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति को सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कहा जाता है। इसमें नियम कानून दिया गया है कैसे जो है इस देश को शासन करना चाहिए, नागरिकों को कैसा होना चाहिए। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो मनु ने प्रतिपादित किया था, लेकिन वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में कर्म के अनुसार था और उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के अनुसार हो गया। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों से याद रखना 18 होती है पुराण की संख्या, याद रखिएगा। अब आते हैं बौद्ध और जैन की तरफ, देखते हैं कि बौद्ध और जैन में क्या क्या चीजें दी गई है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला लिखा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में पहला उपदेश दिए हुए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति भले ही बोध गया में होती, लेकिन उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे।
बोध गया की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या किया था और साधना के जीवन व्यतीत किया था। तो ये गया यानी बोध गया में किए थे, तभी तो उस गया का नाम जो है बोध गया पड़ गया। हालांकि अब गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया, याद रखिएगा। बोध गया महाबोधि मंदिर बनवाया गया, तो गौतम बुद्ध को याद करने के लिए वहां पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो मोगलीपुत्रस द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वो कहाँ आयोजित हुई थी? याद रखना, पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। अगला आएंगे यहाँ पर, अगला देखेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे प्रथम बौद्ध जो हुआ था बौद्ध संगीति वो राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु ने कराया हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरा जो लिखा हुआ है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 483 में हुई थी, अजातशत्रु ने कराया था। जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या यूं बोले तो देहांत जब हो गया था उसके बाद मनाया गया था। हालांकि उनकी मृत्यु को देहांत नहीं कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया, तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है अजातशत्रु बुलाया था, अभी जस्ट बोला हूं कि हर एक वंश का शासक था ये। अगला लिखा हुआ है, आगे आएंगे। चौथी जो बौद्ध संगीति कराई गई थी वो कनिष्क ने कराया था, कनिष्क शासन काल में, और ये कुंडन वन में हुआ था जो कि कश्मीर साइड में है, चौथी बौद्ध संगीति। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कहां पर? तो याद रखना कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला लिखा है कि डैश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैशेषिक जो है जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, 66वीं बीपीएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। त्रिरत्न या तीन रत्न जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण कहा जाता है, ये जो शुरू किया था यानी KFC जिसको बोलते हैं, KFC नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर, ये जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाए गए जैन जो पहली संगीति हुई थी वो कराई थी स्थूल भद्र ने। अच्छा, जैन जो है ना दो भागों में बढ़ गया था, स्थूल भाव और भद्र भाव। स्थूल भाव जो नए जैन बनाए थे उसको श्वेतांबर कहा गया, और भद्रबाहु ने जो जैन को आगे लेके बढ़ा तो उसको दिगंबर कहा गया। दिगंबर जो है उघाड़े रहा करते थे, यानी ऐसे ओपनली घुमा करते थे, और जो श्वेतांबर है वो सफेद कपड़ा पहनकर घुमा करते थे। आज भी दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। अगला प्रश्न लिखा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम बौद्ध संगीति जो स्थूल भद्र ने बुलाया था। याद रखना पहली बौद्ध संगीति स्थूल भाव ने बुलवाया था पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा महामाया। हालांकि महामाया जो थी वो इनको नहीं पाल पाई क्योंकि जन्म देने के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी जो मौसी थी महात्मा बुद्ध की, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका देखभाल किया था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो कुंडल वन है उसी के पास में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र था। किसके लिए केंद्र था? तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, याद रखिएगा। अगला कि वे शिक्षक जिससे बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो याद रखना वो हो गया अलार कलाम और रुद्र रामपुत्र हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? देखो, बौद्ध धर्म में सबसे पहले एंट्री मारने वाली थी प्रजापति गौतमी। एक्चुअली में क्या था कि बौद्ध धर्म में सिर्फ पुरुष ही जाया करते थे जिनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था, लेकिन गौतम बुद्ध के जो उनके भतीजे थे जिनका नाम था आनंद, उनके कहने पर आम्रपाली को एंट्री कराया गया। लेकिन आम्रपाली को एंट्री कराने से पहले सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपनी जो उनकी मौसी थी या उनकी जो माता श्री थी जिन्होंने उनको पाला था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनको बौद्ध धर्म में सबसे पहली भिक्षुणी बनाया। उसके बाद अमरपाली बनी, बहुत सारी महिलाएं धीरे धीरे एंट्री लेने लगी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये मानते, याद रखिएगा। अगला है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष का स्थान मिला है। तो यानी कि जैन धर्म के बारे में जानेंगे लोग कि जैन धर्म के महावीर जो स्वामी है उनका देहांत कहाँ हुआ था? याद रखना पानीपुरी में हुआ था, यानी पावापुरी में हुआ था, याद रखिएगा। और उनका जो था आपको पता है कि वो लुम्बिनी में जन्म लिए थे और कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के। अगला देखेंगे लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि जैन धर्म के महावीर जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में होती है। उसके बाद वह स्थान जहाँ महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो हो जाएगा जाम्बी ग्राम हो जाएगा। और जैसे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है, उसी तरह की महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हो तो हुआ था जाम्बी ग्राम हुआ था, रिजू पालिका नदी के किनारे था। अगला है कि महावीर
का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में इनका जन्म जो है जन्म स्थल है कुंडग्राम में हुआ था। त्रिपिटक धार्मिक जो पुस्तक है वो पुस्तक है बौद्ध धर्म की त्रिपिटक है, याद रखिएगा, जिसको सुत्त पिटक, बिना पिटक और अभिधम पिटक कहा जाता है। त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा। भागवत संप्रदाय के विकास के लिए किसने योगदान दिया था, तो याद रखना गुप्त कालों ने भागवत संप्रदाय का विकास किया था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे, तो मोखली गोसाल जो थे, मोखली गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय संबंधित थे। अच्छा, जो हर्यक वंश के शासक है जिनका नाम है बिंदुसार, जो बिंदुसार के बाद बने अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद बने उदयन, और मौर्य साम्राज्य आप पढ़ते होंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बने बिंदुसार। क्या बने थे, बिंदुसार, याद रखना। और बिंबिसार है हर्यक वंश का। ये बिंदुसार किस वंश का हो गया, मौर्य वंश का हो गया। जो बिंदुसार है, बिंदुसार, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को एक्सेप्ट किया था। देखो, इनके पिताश्री थे तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे आखिरी अपने समय में जैन धर्म अपना लिए, और उनके उत्तराधिकारी यानी उनके पुत्र का नाम था बिंदुसार, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपना लिया। और इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था अशोक, और इन्होंने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी तीनों जो है अलग अलग धर्मों को अपनाए थे, याद रखिएगा। बराबर की जो गुफाएं हैं ये आजीवक संप्रदाय से ही संबंधित है, और अशोक ने ही इस बराबर की गुफाओं को और बेहतर कराया था, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन कालीन जैन ग्रंथ जो है वो कहलाता है 14 पूर्वा। कौन कहलाता है, 14 पूर्वा, जो प्राचीन जैन धर्म का सबसे जो है प्राचीन ग्रंथ है। जैन कल्प सूत्र जो है लिखा गया है, किसने लिखा है, तो भद्रबाहु ने लिखा हुआ है। अभी बोला हूं कि जैन जो है 2 भागों में बढ़ गया था, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। जो जैन कल्प सूत्र है उसको भद्रबाहु ने लिखा हुआ है। वो बात जो जैन और बौद्ध धर्म को दोनों को अलग करता है, समान नहीं है। तो आत्म में जो दमन है, आत्मा दमन, उसकी प्रक्रिया जो है दोनों में अलग अलग है, क्योंकि बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग कहता है और जैन धर्म अलग प्रक्रिया, जैसे संलेखना विधि द्वारा जो है वो अपनी अंतिम इच्छा को प्राप्त करने की विधि बताता है। संलेखना जो विधि होती है ना, बहुत टफ होता है। आपको भूखे प्यासे किसी सुनसान जगह, पहाड़ वगैरह पर जाकर बैठ जाना है और तड़प तड़प कर मरना है। यही विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला की पहाड़ी जो कर्नाटक में है, वहां जाकर संलेखना विधि द्वारा अपनी अंतिम जो है मोक्ष की प्राप्ति वगैरह किए हुए थे, यानी कि उनकी मृत्यु ऐसे ही हुई थी। अगला लिखा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा पारसनाथ। और यहाँ देख सकते हो कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। बीएससी थर्ड जो बीएससी ग्रेजुएशन लेवल में होता है उस एग्जाम में भी पुलिस अवर निरीक्षक में पूछा है, पुलिस अवर निरीक्षक में पुलिस अवर निरीक्षक, ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है पुलिस अवर निरीक्षक के जो दरोगा वगैरह की एग्जाम होती है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पारसनाथ है, और इन्हीं के नाम पर पारस की पहाड़ी झारखंड में भी है, याद रखिएगा। अगला है कि महावीर जो वर्धमान महावीर का जन्म जो हुआ था वो 540 में हुआ था, याद रखिएगा। और 563 में हुआ था बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, दोनों याद रखना। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो तीसरे जो है वो संभवनाथ थे। पहले जो है ऋषभ देव है, 24वें जो है महावीर स्वामी है, सब नाम याद रखना। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसे अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया, अभी मैंने बोला कि वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपनी अंतिम मोक्ष की प्राप्ति की थी। जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, जो पहले तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। जैन धर्म के अंतिम जो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, जो अंतिम तीर्थंकर 24वें थे, उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में, याद रखिएगा। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो याद रखना कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। अगला है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो किसने किया था, भद्रबाहु ने किया था, जो दिगंबर को लेकर आगे बढ़े थे, यानी कि जो थे उघारे घुमा करते थे। श्वेतांबर जो था वो स्थूल भाऊ थे, और ये भद्रबाहु हो गया। अगला हो जाएगा महावीर का जो जन्म हुआ था 540 में हुआ था। कहां पर हुआ था, वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के जो संवाद थी, जो भाषा थी, वो पाली भाषा थी, और महावीर जो थे उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, दोनों याद रखिएगा। माता बुद्ध के प्रथम जो उपदेश दिए थे वो कहां दिए थे, तो याद रखिएगा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। और ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ, बिहार फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में पूछा हुआ 2008 में, और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है। हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध का पहला जो धर्म का परिवर्तन था, जिसको पहला उपदेश का आगे, वो सारनाथ में था, याद रखिएगा। अगला है मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग, अभी बोला हूं कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म संबंधित है, और संलेखना विधि जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना। अगला है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया में हुआ था। विश्व की सबसे बड़ा
बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बुद्ध ने संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों को स्तूप कहा गया। तो याद रखना, स्तूप जो है जैसे उनके जन्म का प्रतीक दिया है, उनको घर त्याग करने का प्रतीक दिया गया है, उनके गृह जीवन को प्रतीक दिया गया है, उसी तरह जो मृत्यु का जो प्रतीक है ना, वो इसको स्तूप कहा जाता है। स्तूप जो बनाया जाता है वो मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अगला है कि ब्रजयान संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना, बौद्ध धर्म संबंधित है। बौद्ध धर्म भी बाद में जाके अनेक भागों में बट गया, जिसको हीनयान, महायान और ब्रजयान कहा गया। ब्रजयान खासकर जो है चाइना वगैरह में ज्यादा चलता है, और मिथिलान क्षेत्र जो है मिथिला में, वहां भी ये ज्यादा चलता है ब्रजयान संप्रदाय। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कराई गई थी, और दूसरा जो बौद्ध संगति था अजातशत्रु के बाद जो है दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक ने कराया था, याद रखिएगा। सिद्धार्थ ने स्थापना की बौद्ध धर्म की, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म ने हिमायत करता है, तो मध्यम वर्ग जो है इसको हिमायत करता है, याद रखिएगा। अगला है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी हुआ था, वो कहाँ है? तो नेपाल में है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जातक जो कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म की कथाएं हैं, क्योंकि इन कथाओं में जो गौतम बुद्ध है उनकी पूर्व की कहानी, यानी जन्म से पहले की कहानी बताया जाता है। बुद्ध के उपदेश जो है उपदेश से संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। वे आचरण को बोलते हैं कि पवित्र रखो, वही में उनका मूल मंत्र था। जिस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी, वो कर्म का सिद्धांत कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है, बिहार में वैशाली में नगर वधु आम्रपाली जो थी वो कहाँ की थी? तो याद रखिएगा, लिच्छवी की थी। और इसी आम्रपाली, क्योंकि ये डांसर थी, और इस डांसर को बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए जो गौतम बुद्ध के भतीजे थे जिनका नाम था आनंद, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद से ही इनकी एंट्री हुई थी। तोरा जो है ये जो धर्म है, तोरा धर्म, ये यहूदियों से संबंधित है, और यहूदियों का जो अभी जो जगह देखेंगे, इजराइल के जितने लोग हैं उनको यहूदी कहा जाता है, और उनके पर्व है तोरा पर्व, याद रखिएगा। अगला है 16 महाजनपदों से देखेंगे लोग, कौशल और मध्य संघर्ष जो है प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय में, याद रखना। यानी अजातशत्रु जो हरेक वंश का दूसरा शासक था, पहला शासक था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में जो है कौशल और मगध के बीच में क्या हो गया, लगातार लड़ाई शुरू हो गया था, याद रखना। बिंबिसार जो शासक था वो हरेक वंश का शासक था। मगध शासक का बिंबिसार के समय में जो चिकित्सक यानी जो डॉक्टर था, तो याद रखना डॉक्टर का नाम था जीवक, जो काफी फेमस माना जाता है। पाटलिपुत्रा डैश राजवंश की राजधानी थी, तो याद रखना मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। अच्छा, पाटलिपुत्रा को राजधानी किसने बनाया था? तो याद रखना अजातशत्रु का अगला उसका उत्तराधिकारी आएगा जिसका नाम है उदयन। इसी ने जो है पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था, किस रूप में? राजधानी के रूप में। देखो, दो तरह का प्रश्न पूछता है। एक तो पूछेगा कि पाटलिपुत्रा को सैनिक छावनी के रूप में किसने बसाया था? तो सैनिक छावनी बनाया था अजातशत्रु, लेकिन उसको राजधानी बना लिया कौन? राजधानी बना लिया था ये उदयन बना लिया था राजधानी, याद रखना। अगला है कि 6ठी शताब्दी में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था, तो मगध का शासक था, जाहिर सी बात है। अवंती जो है इसकी राजधानी पूछ रहा है, तो उज्जैन है अवंती की राजधानी। उज्जैन महाकाल नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। अवंती का जो राजा था उसका नाम याद रखना है चंड प्रघोत, जो है अवंती के राजा थे, याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ये मल्ल जो है मल्ल क्या था? एक गणतंत्र क्षेत्र था। मल्ल हो गया, वज्जी हो गया, वैशाली हो गया, ये सब क्या थे? गणतंत्र। गणतंत्र मतलब होता है कि आप खुद से और राजा अपना चुन सकते हैं। दुनिया का पहला गणतंत्र यही लागू था, वज्जी में, मल्ल में, इन्हीं सब जगहों में। अच्छा, जो अवंती के राजा है चंद प्रघोट, यहाँ से भी मगध और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। हालांकि जो अवंती के जो शासक है चंद प्रघोट, ये जो है मान गए थे बिंबिसार के साथ में अपनी जो है दोस्ती कर लिए थे। अगला है मगध की राजधानी जो है, पहली राजधानी थी राजगिरी, उसके बाद राजधानी जो बदली पाटलिपुत्र बना। अजातशत्रु जो है किस वंश का था? तो अभी बोला हूं कि हरेक वंश का था। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ? तो लिच्छवी में लागू था। ये उसके बाद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र कहाँ थी? वैशाली, लिच्छवी, वज्जी, कुछ भी कह सकते हो। अगला है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिली है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना। क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। ये एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसी से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि वत्स्य का
राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास में, जो वत्स जो क्षेत्र है उसी के आसपास में था। उसके बाद लिखा है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? दूसरा जो नगर था वो है गंगा के आसपास का जो क्षेत्र था उसको कहा जाएगा। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी, कौशाम्बी की राजधानी थी, याद रखना, वत्स थी राजधानी, याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी के आसपास में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसे कहा गया मगध महाजनपद। मगध साम्राज्य जो शहर गंगा, सोन और गंडक के पास में था वो हो गया पाटलिपुत्र। यानी आपको पता है कि गंगा नदी जाती है और बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी नदी? तो बिहार के बीचों बीच से गुजरती है गंगा नदी। और गंगा नदी में नीचे की तरफ से अमरकंटक की पहाड़ी से आती है सोन नदी और आके मिल जाती है पटना में, गंगा से आके मिल जाती है। फिर उसके बाद आपका जो है ये ऊपर से आती है गंडक नदी जो हिमालय पर्वत से आती है और छपरा के समीप आके गंगा नदी से मिल जाती है, याद रखिएगा। तो ये जो संगम है सोन, गंडक और गंगा का, ये जो क्षेत्र है ये पाटलिपुत्र क्षेत्र है। यानी यहाँ जो पटना का जो क्षेत्र है पाटलिपुत्र, अभी पाटलिपुत्र आप देखे होंगे स्टेशन भी है। अगला है कि हरेक नरेश बिंबिसार राजधानी थी। तो याद रखिएगा उस समय हरेक के समय में बिंबिसार, हरेक वंश के शासक जो बिंबिसार था उसकी जो राजधानी थी वो उसने राजगीर बनवाया था। अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन, अभी बताया मैंने। चंपा जो है ये भी बिहार से संबंधित है और ये अंग जो है महाजनपद की राजधानी थी, याद रखिएगा। अंग महाजनपद ये जो है भागलपुर और मुंगेर के आसपास में चित्र था, याद रखिएगा। उसके अलावा लिखा है मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे। अशोक स्तंभ जो है पर लिखी गई लिपि लिखी गई है तो किस भाषा में है? तो अशोक स्तंभ जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। निम्न में से निम्न शासकों में हर्ष के समय जो है असम का शासक कौन था? तो हर्षवर्धन जब शासक था तो उस समय असम में भास्कर वर्मन था, भास्कर वर्मन, हर्षवर्धन भास्कर वर्मन था, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का द्वारा महल जो बनाया गया तो कुम्हार में महल बनाया गया था और ये महल जो है लकड़ी का महल था। किसका? लकड़ी का महल था और इसका खोज किया था डॉक्टर स्पूनर ने। किसने? स्पूनर ने किया था लकड़ी के महल। और इसके साथ साथ में एक सोना का बैल भी मिला था, गोल्ड का सोना का बैल मिला था, याद रखिएगा। अगला है कि दूसरी शताब्दी में जो शिलालेख मिले उस शिलालेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील जो है इसकी मरम्मत कराया था रुद्रदामन। लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, उसका मरम्मत रुद्रदामन कराया था, याद रखिएगा। मेगास्थनीज का जो राजदूत था वो राजदूत किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर जो है उसका राजदूत था, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। अगला है कि वह पुस्तक जो बिंबिसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है तो वो पुस्तक का नाम है दिव्यावदान। इसमें क्षत्रिय बताया गया है बिंदुसार को। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय डैश प्रकार का न्यायालय करता था। तो ये फौजदारी घटनाओं को सुनवाई करता था। कौन? कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। समाहर्ता किसे कहते हैं? तो संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा गया था, याद रखिएगा। मौर्य काल में शासकीय भूमि से आय जो प्राप्त किया जाता था, यानी जो शासन किया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, उसे सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला, याद रखिएगा। कौन सा केंद्र है? तक्षशिला था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो उसके प्रधानमंत्री थे और कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र और उसमें 15 अधिकरण यानी 15 विषय है, याद रखिएगा। अगला है कि वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न यानी बौद्ध, धम्म और संघ अपना विश्वास प्रकट किया है उस अभिलेख को कहा गया भाब्रू अभिलेख कहा गया, याद रखिएगा। वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट कहा है वही है भाब्रू अभिलेख। अशोक के शिलालेख में जो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो याद रखना प्राकृत भाषा में इसकी लिखी गई, याद रखिएगा। और अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। सबसे पहले 1837 में पढ़ाया गया था। कहा बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखना जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखना अशोक के नाम था प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है कि अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल के बारे में वर्णन किया गया है तो वो है सोहगोरा अभिलेख में अशोक के क्षेत्र में जो अकाल पड़े थे उसकी वर्णन दी गई है। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना डैश के शासक के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पहला शासनकाल शुरू किया गया था, याद रखिएगा।
अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। अगला लिखा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो है विशाख दत्त। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक जो है वो कौन है, तो विशाख दत्त है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लिखा है कि वह अभिलेख जिसमें साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो ये रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। उस अभिलेख से पता चलता है कि इसके पूरे पश्चिम साइड यानी गुजरात के आसपास क्षेत्रों में भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तभी तो वो वहां पर अपना सुदर्शन झील जो बनवाया था, याद रखिए। अगला है कि वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य भी उदयन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी राजधानी बनाया था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की, तो दक्कन में विजय करने वाला था चंद्रगुप्त, याद रखिएगा। अगला है कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो वो है विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें दिए गए हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था, तो अभी बोले चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य या चाणक्य जिनको कह सकते हो। नंद वंश का के पश्चात मगध पर कौन शासक आया, तो याद रखना मौर्य वंश का शासक आया। इसका ट्रिक है हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा, याद रखना हसीन मशुक, यानी हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, सुंग वंश और कड़मा वंश, इस तरह से याद कर सकते हो। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि नंद वंश के बाद हो गया आप लोग सेंड्रोकोटस जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने बताया था कि सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा है। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें किसकी चर्चा की गई है, तो शासनकाल यानी राजनीति की चर्चा, याद रखिएगा राजनीति की चर्चा उसमें, याद रखिएगा। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया। एक्चुअली में सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध किया था तो उसको हाथी की जरूरत है, इसीलिए वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था। बाद में युद्ध हारने के बाद उसने 500 हाथी दे दिया था सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट के रूप में, बख्शिश के रूप में। मेगास्थनीज इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखिएगा। और वो भारत में पहुंचता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और इंडिका नामक एक पुस्तक लिखता है। और इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है। और ये मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में बांटा था, किसने, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था, तो याद रखना 7 भागों में बांटा गया था। अगला है कि इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, आपको पता है कि सम्राट अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पौत्र थे यानी पोता थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार के बाद में अशोक, तो ये पोता हो गया, याद रखिएगा। अगला लिखा है कि मौर्य शासक अशोक की रानी जो थी, अशोक की रानी, उसका नाम था कारुवाकी, ठीक है। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रसार के बाद, मतलब वैश्विक धर्म मतलब होता है पूरे विश्व में फैलने लगा, तो ये अशोक ने कराया था, पूरे विश्व में इसका प्रसार कराया था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका जो है कब्जा नहीं किया गया था, याद रखिएगा। अगला है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश के नगर में आयोजित की जाती थी, तो बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। और तीसरी बौद्ध सभा यही कराया था, याद रखिएगा, अशोक ने ही कराया था। अगला है कि अशोक ने डैश राज्य पर आक्रमण किया था, कलिंग पर किया था। आपको पता है कि कलिंग पर आक्रमण करने के बाद ही अशोक ने अपना युद्ध को ही त्याग दिया था, क्योंकि वहां बहुत भयंकर नरसंहार हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट जो था, ये नाम याद रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे, याद रखिएगा। और उसके बाद से जो है ये मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। अर्थशास्त्र, अगला कहा गया जी, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता जो है ये जनजातियों द्वारा जो जोती गई भूमि थी उसे सीता कहा गया था, उससे जो टैक्स लिया जाता है। अगला है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, तो अभी बोले कि मशुक, हसीन मशुक, तो मशुक से याद रखना सु से सुंग वंश की स्थापना हुई। सुंग वंश की, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश की स्थापना हुई। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये सातवाहन राजवंश संबंधित है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सुंग वंश के बाद जो है कर्ण वंश आएगा, क्योंकि आप याद रखिएगा इसे मशुकसा, ठीक है, मशुकसा याद रखिएगा। अगला है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा जो है वो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में। शक संवत की शुरुआत जो है कुषाणों ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कि वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध ने को एक देवता का स्थान दिया गया था वो कनिष्क ने किया था, जो चौथी बौद्ध संधि कराया था, याद रखना। अगला लिखा है कि सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जो चलाया था वो कुषाण वंश का ही शासक था, जिसका नाम था विम कडफिसस।
गंधार कला की गंधार शैली जो है किसके समय से, तो गंधार कला शैली जो है कुषाणों के समय में फैली हुई थी। गंधार कला शैली भारत के उत्तर साइड में ज्यादा फैली हुई है और दक्षिण साइड में द्रविड़ शैली ज्यादा फैली हुई है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश के नगरों में आयोजित था, तो काश्मीर नगर में आयोजित था, याद रखिएगा। बौद्ध सभा, चौथी बौद्ध सभा काश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। सांची का विशाल स्तूप का निर्माण जो है मौर्य काल के समय में हुआ था, अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। अगला है कि वह पूरा तात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद को से संबंध है, तो कुम्हार जो है पटना में है और ये मौर्य काल संबंधित है क्योंकि यहाँ लकड़ी का महल मिला है, याद रखिएगा। अगला है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट, उसको कहा गया ताम्रपत्र है। बराबर की गुफाएं जो है आजीविक संप्रदाय के लिए, लेकिन इसको अशोक ने बनवाया था दान देकर। पाटलिपुत्र में स्थित थे चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है, किससे बना है, तो याद रखिएगा लकड़ी का बना हुआ था। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो याद रखिएगा भारत यूनानियों के रूप में जारी किए गए थे, याद रखिएगा। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग पर मौन था, तो उसका नाम था, याद रखिएगा, मिलिंदपहनो। शक वंश का कर्दमक शाखा का संस्थापक जो था वो चष्टन था, याद रखिएगा। अगला है काला अशोक का संबंध जो है शिशुनाग वंश से था। चीनी जनरल पान जाओ ने जिस कुषाण शासक को हराया था उसका नाम था कनिष्क। मौर्य स्तंभ जिसे शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, शंकिसा स्तंभ उसको कहा जाता है। लौरिया अरराज जो है ये बिहार के चंपारण में है, जहां पर मौर्यकालीन स्तंभ है, याद रखिएगा। सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया था तो उसकी किसने बनाया था, तो अभी मैंने कहा कि सांची के स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, याद रखिएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिस स्थान पर स्तूप अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम अंकित है, याद रखिएगा। कंगन हल्ली जो है इन क्षेत्रों से मिला हुआ, याद रखिएगा, जिस पर अशोक के नाम जो है उस पर दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार कौन था, तो याद रखिएगा संहिधाता जो था उसे कहा जाता था, टैक्स वसूली के लिए काम दिया गया था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक है, तो प्रशासन के रूप में बताया गया इसके प्रस्तर अभिलेख को, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला में जिन जैन संत के साथ गया था वो कौन थे, तो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु ने इनको लेके गए थे कर्नाटक का श्रवण बेलगोला पर, जहां पर ये संलेखना विधि द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई थी। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तीन नाम से जाना जाता है। सारनाथ का लायन कैपिटल किसे कहा गया, तो याद रखिएगा लायन कैपिटल कहा गया अशोक को कहा गया, सारनाथ का लायन कैपिटल। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, याद रखिएगा पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। उदयन भी पाटलिपुत्र बनाया था। बाकी मगध की राजधानी जो है राजगीर भी रही है, वैशाली भी रही है। अशोक महान पुत्र थे, किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार के पुत्र थे, और बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था, राजदूत था, याद रखिएगा सेल्यूकस निकटर का। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी, कहां अशांति थी, तक्षशिला में, याद रखिएगा। सिकंदर महान जो आक्रमण करता है 326 में और 323 में यहां से चला जाता है, याद रखिएगा। यूनानी स्रोत में अग्रमीज और जेंड्रमीज मगध के जिस शासक को कहा गया वो धनानंद था, तो यानी यूनान के जो स्रोत मिले हैं वहां पर धनानंद का नाम था अग्रमीज और जेंड्रमीज, याद रखिएगा। यूनान राजदूत मेगास्थनीज के दरबार जो मेगास्थनीज के साथ भारत में आया था, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकटर का ये राजदूत था, याद रखिएगा। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज्य किया, उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये भी अपनी राजधानी कहाँ रखे थे, पाटलिपुत्र राजधानी रखे थे, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास लिया था। कलिंग युद्ध जो किया था अशोक ने किया हुआ था, याद रखिएगा। और जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था वो है कलहन की राज तरंगिनी। कलहन की राज तरंगिनी में कश्मीर का इतिहास दिया गया, याद रखिएगा। अगला है कि मौर्य राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। योग दर्शन जो है वो पतंजलि से संबंधित है, याद रखिएगा। षष्ठ दर्शन 6 दर्शन के 6 जो है योग दर्शन जो है पतंजलि से संबंधित है। शुंग राज्य के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे, शक और हुण आए थे, याद रखिएगा। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो थे, आयुर्वेद का जनक भी कहा था इनको, चरक को, ये किससे संबंधित है, तो कनिष्क के शासनकाल में थे, याद रखिएगा। चरक और जीवक जो थे वो बिंबिसार के शासनकाल में थे।
कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, यानी पेशावर जो है अभी पाकिस्तान में है, वहां इसकी राजधानी थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो हुई थी वो काश्मीर हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति याद रखना, और ये पहली सदी में हुआ था। कनिष्क के कनिष्क का जो कनिष्क के पहली सदी में नहीं हुआ था, 255 ईस्वी में हुआ था। देखो 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था 483, 383, 255 और 255, और चौथा जो हुआ था वो पहली सदी में हुआ था, याद रखना। पहली सदी हो जाएगा। कनिष्क जो राजा थे वो याद रखना, कनिष्क के राजा थे कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क जो है। भारत का पहला हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी तो जो था वो था डेरियस, याद रखिएगा। अगला है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत प्रारंभ किया था कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी कहा जाता है शक संवत को, याद रखिएगा। यहाँ लिखा भी है कि शक काल जो शुरू होता है 78 ईस्वी शुरू होता है। अब आएंगे संगम काल को देखेंगे। संगम युग में उरई विख्यात था, किसके लिए? कपास के व्यापार के लिए फेमस था संगम युग में उरई। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई थी जिसका नाम रखा गया था विल्लीपुतूर ने लिखा था, याद रखिएगा। तो तमिल की महाभारत लिखने वाला कौन था? विल्लीपुतूर नाम याद रखिएगा। अगला है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को देखेंगे, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछता है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये गुप्त कला से संबंधित है। चेर राजवंश की राजधानी थी कुरु, यानी कि कुरुबुर राजधानी थी। एरन अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त से संबंधित है, याद रखिएगा। और हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था, और ये समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी लिखा हुआ था, याद रखिएगा। सांची के पास देवगढ़ का जो मंदिर है, इलाहाबाद के पास में गढ़वा मंदिर है, ये गुप्त कला से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट कर गया। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था, तो महाधिराज की उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त प्रथम, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा ताम्रलेख को परम भागवत कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया, याद रखिएगा। जो नालंदा से जो ताम्रलेख मिला है उसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, यहाँ देखेंगे तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख 21वीं पंक्ति के आर्यवर्त डैश शासकों का जिक्र है, तो याद रखिएगा 9 शासकों का जिक्र दिया गया है। अगला है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो है, अभी बोले हैं कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन जो है इसके राइटर यानी लेखक थे। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख जो है इलाहाबाद के जो अभिलेख जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसी अभिलेख से मिलता है। अगला है कि प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया था। नगरों का क्रमिक पतन डैश काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल में ये धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया था। वह वंश जिसमें मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक के ग्राम अनुदान दिए थे, तो गुप्त वंशों ने दिया था, याद रखिएगा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी उपज का 6वां भाग था, यानी 1/6 था। 1/6वां भाग जो है उपज का दिया जाता था, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अगला है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था को पतन दिखता है, यह तर्क किसने बोला है? तो R.S. शर्मा ने कहा है कि गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्त के बाद जो अगला काल है उसमें धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया था। अगला है कि गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उसके अभिलेखों में डैश के नाम अंकित थे, तो दिनार के नाम से अंकित है, याद रखिएगा। यानी जो सोने की मुद्रा थी उसे दिनार कहा जाता था। गुप्त काल का मंदिर जो है ये देवगढ़ के दशावतार के मंदिर जो है वो गुप्त काल में बनवाया, और ये 7th क्लास के इतिहास में दिया गया, याद रखना। अगला है कि वह बंदरगाह जो गुप्त काल से उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, याद रखिएगा, तो वो हो जाएगा ताम्रलिप्ति। अगला है कि वो पहली बार व्याख्या की थी कि जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। यानी पृथ्वी के जो रोटेशन है उसके बारे में किसने बताया था? तो याद रखना आर्यभट्ट ने बताया था रोटेशन के बारे में। अच्छा, रोटेशन डे यानी कि घूर्णन दिवस मनाया जाता है 8 तारीख को ही मनाया जाता है। ये मैंने करंट अफेयर में अपलोड कराया हुआ है, करंट अफेयर जो नहीं देख रहे होंगे बिल्कुल देख लीजिएगा। डेली करंट अफेयर क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर होते रहता है। वह भूमि जिसको अप्रहत कहा जाता है, तो याद रखना बिना जोती हुई जो भूमि थी, जो जंगल थी, उसे अप्रहत कहा गया, और जो जोती हुई थी उसको सीता कहा गया था, जिसे टैक्स लिया जाता था। अगला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था फायान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और ह्वेंगसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय डैश के साम्राज्य के शासक थे, तो गुप्त वंश के शासक थे। और ये मेहरौली का जो लौह स्तंभ है इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था।
गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रखा हुआ था। वह गुप्त शासक जिसको शकों को पराजित किया और इसके कारण वो सकारी भी कहलाए, शकों को पराजित करने के कारण वही थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सुपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा मिलाया गया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, जिनका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। क्यों हत्या कर दिए थे? तो रामगुप्त क्या किए थे, जुआ में अपनी पत्नी को भी हार गए थे। इससे गुस्सा की, यानी अपने भाभी को बचाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने मतलब जो जिससे हारे हुए थे उनके भाई, अपने पत्नी को, उनको भी मार दिए और अपने भाई को भी मार दिए। चंद्रगुप्त गुप्त सम्राट जिसे हूणों को पराजित किया था वो थे स्कंदगुप्त, याद रखना। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना, पुस्तक बहुत बार पूछता है एग्जामों में, विशाख दत्त से संबंधित है। अगला है कि देवी चंद्रगुप्तम नामक जो बुक है वो किसने लिखा था? तो याद रखना, देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त ने लिखा था, याद रखिएगा। अगला है कि 12 प्रकार की भूमि का वर्णन कौन किया है? तो किसमें किया गया? तो अमरकोश में किया गया है। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचनाकार कौन थे? तो याद रखना, वान भट्ट जो है वो आयुर्वेद के प्रसिद्ध वेद भी माने जाते हैं, वैदिक, और इन्होंने अष्टांग हृदय नामक रचना की है। वह कवि जिसने कुमार संभवन महाकाव्य लिखी है, तो कालिदास ने लिखा है कुमार संभवन या अभिज्ञान शकुंतलम, कई किताबें हैं इनकी, कालिदास की। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहारों के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा थे। जावा सुमात्रा यानी जो इंडोनेशिया का द्वीप है उससे बिहार के, मतलब भारत के राजाओं का कांटेक्ट था, संपर्क था, व्यापार हुआ करता था। कर्नाट वंश के संस्थापक जो है वो है नान्यदेव, याद रखिएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है हरि सिंह है। तो दोनों याद रखना, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक ने किया था, कुमार गुप्त ने किया था, याद रखिएगा। और नालंदा को बर्बाद करने वाला था मुस्लिम आक्रमणकारी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, और वो गौरी का सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, वह बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चीनी यात्री हवेंगसांग जो था हर्षवर्धन के समय में नालंदा में आया था, याद रखिएगा। और थानेश्वर जो राजधानी थी वो वर्धन शासकों की राजधानी थी, थानेश्वर। हर्षचरित जो लिखे थे, हर्षचरित, हर्षवर्धन के दरबार में वान भट्ट उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित लिखा था। हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी यात्री आया था वो था हवेंगसांग, याद रखिएगा। वर्धन राजवंश का स्थापक पुष्पभूति जो थे उन्होंने वर्धन वंश का स्थापना किया था। और हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री, 3 जो थे भाई बहन थे। राजश्री उनकी बहन थी, याद रखिएगा। चीनी यात्री युआंग चुआंग यानी हेवेंगसांग भारत जो पहुंचा था वो कब पहुंचा था? तो याद रखना 629 में ये भारत पहुंचा था। अगला है, यहाँ लिखा है कि सही सुमेलन है। तो चंद्रगुप्त जो है कुमार गुप्त वंश जो है, कुमार गुप्त संबंधित है। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है और कुमार गुप्त जो है महेंद्र द्वितीय कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सब सही सुमेल है। अगला है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक अभी बोले जिसमें कश्मीर के इतिहास लिखी गई है उसे राज तरंगिनी कहा जाता है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जो है किसने बनाया था? तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्का चलाया था। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग करंट अफेयर में भी पूछा हुआ था। किराता अर्जुना पुस्तक जो है ये भारवी ने लिखा हुआ है, याद रखना। किराता अर्जुनीय पुस्तक। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? तो श्री गुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक। और गुप्त संवत जो शुरू किया गया था वो 319 ईस्वी में किया गया था। जैसे शक संवत शुरू किया गया था कुषाण शासकों ने 78 ईस्वी में, उसी तरह गुप्त संवत भी। देखो ये सब क्या है ना, कैलेंडर है। हर शासक अपने हिसाब से कैलेंडर बनाते थे। जैसे कुषाण बनाए थे उसी तरह गुप्त वालों ने बनाया था। तो 319 में एक नया कैलेंडर बनाया गया था जिसे गुप्त संवत कहा गया। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज राजधानी थी, याद रखिएगा। वो चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था तो उस याद रखिएगा फाहयान था। और राजपूत जो थे, याद रखिए, राजपूत काल में नवीन जाति डैश प्रमुखता में आई। तो कायस्थ जो थी वो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, याद रखिएगा।
छोटे जाति में। अगला है गुप्त शासकों में से अश्वमेध, नवीन जाति, छोटे जाति सॉरी, और नया जाति के रूप में। अगला लिखे गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ जो था ना, वो घोड़ा को छोड़ दिया जाता था दूसरे किसी के राज्य में, और जितना एरिया छेक लिया अगर वो राजा घोड़ा जो है चल के चला गया तो वो क्षेत्र राजा कब्जा कर लेता था। अब या तो उसको रोकने के लिए युद्ध कीजिए या ऑटोमेटिक उस क्षेत्र को दे दीजिए। इसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। यानी अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा जो है जितना क्षेत्र को कब्जा कर ले। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसे नालंदा एवं बौद्ध विहार की स्थापना की, उसे रख रखाव हेतु उसने अपने दूत तथा देवपाल को 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी, वो थे बालपुत्र देव, याद रखिएगा। अगला है बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, याद रखिए, गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, गणितज्ञ माना जाता है, खगोल शास्त्री माना जाता है, इनको याद रखिएगा। अगला है, याद रखिएगा, 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट के पतन का मुख्य कारण था हुनों का आक्रमण, याद रखिएगा, हुनों का आक्रमण था। गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था विष्णुगुप्त और पहले शासक श्रीगुप्त, दोनों याद रखना। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। जितना बुक जो है ना, बुक 100% आएगा। प्राचीन नालंदा कुमारगुप्त ने स्थापना किया था, जिसको बख्तियार खिलजी समाप्त कर दिया। नालंदा भारतीय संस्कृति को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जो है ना इसी काल में चलाया गया था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक जो अधिकार था, यानी न्याय देने का सबसे बड़ा पावर किसके पास में था, तो राजा के पास में था। हर्ष ने अपनी राजधानी चेंज किया था, धानेश्वर से कन्नौज लेकर चला गया था, याद रखिएगा। अगला लिखा है यहाँ पर 800 से लेकर 1200 तक के समय के काल में कौन कौन क्या क्या घटनाएं हुई थी। जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, पाल वंश के शासक थे। खजुराहो की प्रसिद्ध जो मंदिर है वो चंदुलों ने बनवाया था, याद रखना। और गुप्त प्रतिहार वंश के शासक जो थे, प्रसिद्ध शासक, उनका नाम था वत्स्यराज, याद रखिएगा। अगला है कि सांध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की रचना पाल वंश के राजा ने किया था, रामपाल ने। अगला है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो था वो बिहार राज्य में था। उदंतपुरी शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था। चोल वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था विजयालय, चोल वंश का संस्थापक, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में मंदिरों को आकर्षक जो द्वार थे, जो गेट था, गेट जिसको द्वार बोलते हैं, उसको गोपुरम कहा जाता था, याद रखिएगा। अच्छा, दक्षिण भारत के जितने मंदिर थे वो द्रविड़ शैली के बने हुए थे, याद रखना। किस शैली की? द्रविड़ शैली के बने हुए थे। अगला लिखा हुआ है कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट जो वंश था वो 5 शिलालेख मिले हैं। कहां से मिले? तो कर्नाटक से मिले, याद रखिएगा। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम जो था वो चट्टी नाम था, याद रखिएगा। परमार वंश के जो स्थापित किया था उपेंद्र ने किया था, परमार वंश का संस्थापक, याद रखिएगा। मलाया, सुमात्रा और जावा का विजय श्रेय जो है राजेंद्र चोल जो है, राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था, याद रखिएगा। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 में जो आक्रमण किया था, सबसे पहले आक्रमण करने वाला। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे वो चंद बरदाई थे, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज रासो के बारे में कहानी दी गई है, याद रखिएगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो लड़ाई हुई थी। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसे नालंदा एवं बौद्ध विहार की स्थापना की और रख रखाव हेतु, ये तो ऊपर क्वेश्चन आ गया है, बालपुत्र देव, जो उसके ऊपर बताया हूं। कलहन की जो पुस्तक है राज तरंगिनी, ये भी आ चुका है। महमूद गजनवी जो है भारत में आक्रमण करता है, 1027 में आक्रमण करता है, याद रखिएगा। अंतिम था 1000 मतलब 1 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार लगातार आक्रमण करता है, जिसमें 1025 की जो थी वो सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, याद रखिएगा। और अभी हाल ही फिलहाल में सोमनाथ मंदिर की जो है उसके लिए जो प्रोग्राम किया गया था वह अभी भी चर्चा में रहा, जिसको करंट अफेयर मैंने आप लोग को बता दिया हूं। अगला प्रश्न दिया है कि ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण जो है हुआ था, तो चालुक्य ने कराया था, याद रखिएगा। दुर्गा मंदिर का निर्माण, याद रखिएगा। उसके बाद लिखा है कि रथ पैगोड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो पाल वंश के शासकों नरसिंह वर्मन ने रथ पैगोड़ा का निर्माण करवाया था। पैगोड़ा मंदिर है, उसी को कहा जाता है। संगम सहित में व्यापारिक वर्ग जो है किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा वेरी नगर के नाम से व्यापारिक वर्ग को जाना जाता है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है राजा राज प्रथम ने बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था कि
संगठित स्थानीय स्वशासन, इन्होंने अपना अलग ही शासन बनाया हुआ था। चोल, चेल और पांड्य, ये 3 शासकों के बारे में बहुत बार पूछता है। ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क का स्वर्ण मंदिर से कहा जाता है, क्योंकि काले कलर के ये पत्थर से बने हुए था, इसीलिए इसको जो ब्लैक पैगोडा कहते थे वो पुर्तगाली कहा करते थे एक्चुअली में। चालुक्य वंश का सबसे पहला जो शासक था वो पुलकुशिन प्रथम था, याद रखिएगा। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित कर उसका नाम जो है गंगईकोंडचोलपुरम रखा था। चोल वंश का जो शासक था राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य के संस्थापक थे उनका नाम था दंती दुग्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगला है कि चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो थी वत्तापी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कारकोट राजवंश का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से, कारकोट राजवंश का। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जो मंदिर है उसका निर्माण कराया थे अनंत वर्मन ने कराया था। पुरी जो उड़ीसा में है उसकी जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है, याद रखिएगा। एलिफेंटा में चट्टान काट कर जो मंदिर बनाई गई है वो राष्ट्रकूट ने बनाया था, याद रखिएगा एलिफेंटा मंदिर को। कर्नाटक में जो श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति है, एक प्रसिद्ध जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फीट, बहुत ऊंची मूर्ति है। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सल्लेखना विधि द्वारा जहां पे अपनी मोक्ष की प्राप्ति किए थे। गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की, भारतीय और यूनानी कला शैली से। और गंधार कला खासकर उत्तर भारत में ज्यादा फेमस है। इस कला द्वारा मूर्तियों को बनाया गया, मंदिरों को बनाया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद में, याद रखिएगा। कोणार्क के मंदिर की देवता जो है सूर्य देवता को समर्पित है, कोणार्क मंदिर। राजा भोज संबंधित थे, याद रखिएगा। परमार वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। अब मिसलेनियस उस प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकूट मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश संबंधित है। दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया का सभ्यता, जिसको दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। हाइडेस्पीज युद्ध जो है झेलम नदी पर किया गया था, हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगला है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय या चौहान जो भी कह सकते हैं, ये गौरी के बीच में लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा। जो पहली लड़ाई हुई थी 1191 में हुआ था और दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ था। पहली लड़ाई में चौहान जी जीत गए थे और दूसरी लड़ाई में हार गए थे। जयचंद जो थे ये इनको धोखा दे दिए थे, इसीलिए हार गए थे। अगला है कि अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड में, याद रखिएगा, बद्रीनाथ धाम। अगला है कि बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत और जावा कला की। जावा जो सुमात्रा जावा इंडोनेशिया में उसकी है, याद रखिएगा। राग विभोग ग्रंथ के लेखक जो है सोमनाथ है, याद रखिएगा। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ जो है लिखा है बरु रुचि ने लिखा हुआ, याद रखिएगा। अगला है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य के व्यापक स्तर पर भारतीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, वो था चोल शासन, जो दक्षिण भारत साइड में शासन करते थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ये सब किताबें ऊपर भी बताया हूं। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि जो कहा जाता है वो जो 10,000 साल पूर्व कहा जाता है उसको प्रति नूतन काल की समाप्ति कहा जाता है, यानी मध्यकाल के बाद नवपाषाण काल जो शुरू होता है। अगला है कि द्वितीय नगरीकरण में डैश धातु का प्रमुख योगदान था, तो लोहा का योगदान था। दूसरा जो नगरीकरण हुआ था, पहली नगरीकरण तो सिंधु सभ्यता कहा जाता है। भारत में प्राचीनतम जो सिक्के है उसको आहत सिक्के कहा जाता है, सबसे पुराने सिक्कों को। अगला है कि भारत की प्राचीन वह लिपि जो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी उसे खरोष्टी कहा गया, और जो सिंधु सभ्यता का जो लिपि था उसको भी दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता था। अगला है कि भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में शिष्य डैश शब्द से शिक्षा आरंभ कर देते, ओम सबसे, यानी जैसे ओम करके ये शुरू किया जाता था, याद रखिएगा, शुरुआत इसी से किया जाता था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में, याद रखिएगा। नौ नालंदा महाविहार विख्यात है, पाली अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है ये जगह, याद रखिएगा। अगला है कि बौद्ध, हिंदू और जैन सबके लिए जगह जो फेमस है वो है एलोरा की गुफा है, उसमें सभी के साक्ष्य मिले। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं जो कि विंध्याचल पर्वत में है, याद रखिएगा। शाक्य, अगला है कि शाक्य वासियों द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूप जो है वो पिपराहव में है।
चीनी यात्री सुंग युंग भारत में आए थे 512 से लेकर 520 के मध्य में आए हुए थे। और स्वप्न वासदत्ता के लेखक जो है वो भास है, तो स्वप्न से भास याद रखिएगा, स्वप्न दास भास याद रखिएगा। अगला है कि धर्मशास्त्रों ने भू राजस्व की जो कहा था 1/6 कहा था, याद रखिएगा। 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व काल कहा गया था, वो ब्राह्मण युग कहा गया था, याद रखिएगा। पाणिनि जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण, एक्चुअली में पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, याद रखिएगा। मृक्ष कटिकम लेखक जो है वो शूद्रक है, याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ कि अजंता की चित्रकला में डैश चित्रों का वर्णन है, तो जातक कथा जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी दी गई है। सूर्य सिद्धांत के लेखक जो है आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट को गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी कहा गया है। अप्रतिरथ डैश हिंदू देवता और एक नाम है, याद रखना। अप्रतिरथ कहा जाता है विष्णु भगवान कहा जाता है। राजनीति रत्नाकार के लेखक जो थे चंदेश्वर थे, याद रखिएगा। उसके बाद है अद्वंत प्रकाश के लेखक थे मौलिक कवि। होड़े जो राजा तोरमाण थे वो डैश अलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया, तो उनका नाम है प्रकाश वर्धन, याद रखिएगा। उसके अलावा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराए थे राजा चोल प्रथम कराए थे, याद रखिएगा। वो अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उल्लेख दिया गया, तो याद रखिएगा विधवा होने का यानी सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त से मिलता है, याद रखिएगा। भानुगुप्त की जो अभिलेख है एरन अभिलेख, नाम याद रखना, अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख, और गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त की अभिलेख है एरन अभिलेख, जिसमें सती होने का प्रमाण मिलता है। अगला है अगला लिखा है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन में बैठे थे, 15 वर्ष की आयु में बैठे हुए थे सिंहासन पर। बिंबिसार जो थे वो हरेक वंश के शासक थे, याद रखना। उसके बाद है बराबर की पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी, खारवेल द्वारा जो है जीता गया था, याद रखिएगा। ड्रेक्रॉन के कानून संबंधित है ग्रीक यूनान से संबंधित, याद रखते हैं। क्यूनी फॉर्म शब्दावली जो है ये मेसोपोटामिया के लेख से संबंधित है। अच्छा, मेसोपोटामिया में जो सिंधु सभ्यता को अलग नाम दिया गया, आप कमेंट कर बताना कि क्या नाम दिया गया, याद रखिएगा। आयुर्वेद में ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी, याद रखिएगा। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कौन थे, तो धन्वंतरी थे, याद रखिएगा। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का जो अर्थ होता है एनोडोमिनी होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक के मृक्ष कटिकम नामक पुस्तक की नाटक की रचना जो संस्कृत भाषा में, तो इसका अर्थ क्या होता है मृक्ष कटिकम, मिट्टी की छोटी सी गाड़ी, मृक्ष कटिकम, याद रखिएगा। इसकी क्या अर्थ होता है, और मिट्टी की छोटी गाड़ी। और ऊपर में आपको ही मैंने अभी जस्ट बताया कि मृक्ष कटिकम की जो है इसके लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा शूद्रक थे। कौन थे, शूद्रक थे, याद रखिएगा इसका राइट। अगला आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां लिखा है कि कश्मीर के इतिहास किसे कहा जाता है, तो ऊपर में बताया हूं कि कलहन की जो पुस्तक थी राज तरंगिणी, उसमें कश्मीर के इतिहास दी गई है। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम के बीच में है, अभी हाल ही फिलहाल अभी देखा जाएगा तो पाकिस्तान में ये क्षेत्र हो जाएगा, जो मौर्य काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। अगला है यहाँ पर देखेंगे बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वो है अश्वघोष है, बुद्ध चरित्र के लेखक। खजुराहो की मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने करवाया था, याद रखिएगा। यहां पर होता है प्राचीन इतिहास आपकी कंप्लीट, और अगली क्लास में हम लोग मध्यकाल को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास को बहुत ही जल्द आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। हो सकता है कि इसको रात तक भी कंप्लीट करा दिया जाए, तो ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा इतिहास आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से रिपीट होने वाले हैं। मिले किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।